दोस्तों स्वागत है आज के इस बेहतरीन वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में कक्षा 12 अर्थशास्त्र के मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। अगर ये पेपर आप हल कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे क्योंकि इस पेपर के जरिए आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेपर आप देख लीजिए और यहाँ पे कुछ निर्देश वगैरह दिए हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। हम लोग सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन पर और शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है। तो सबसे पहले आप समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब जान लीजिए। अगर सिंपल आसान शब्दों में समझना है तो समष्टि का मतलब आप इसे बड़ा समझ लीजिए और व्यष्टि का मतलब छोटा होता है। यानी जो आपका अर्थशास्त्र है वो दो भागों में डिवाइड है, एक समष्टि अर्थशास्त्र और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। फिलहाल आपको यहाँ पे समष्टि के बारे में बड़ा समझ लेना है, यानी ऐसे काम जो बड़े बड़े होते हैं। तो इस अर्थशास्त्र के अंदर बड़े बड़े काम होते हैं जैसे कि राष्ट्रीय आय। यहाँ पे किसी व्यक्ति की आय की बात नहीं हो रही है बल्कि पूरे राष्ट्र की आय की बात हो रही है। तो पूरे राष्ट्र की जब आय की बात हो रही है तो मतलब इसका मतलब बड़ा काम हो रहा है, तो ये समष्टि के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो देखिए आगे यहाँ पे विदेशी विनिमय लिखा है। विदेशी विनिमय का मतलब होता है कि भैया किसी एक देश से दूसरे देश में लेन देन जो है करना, यानी ये बड़ा काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ये भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। मांग का नियम, मांग का नियम का मतलब ये है कि भाई जितने डिमांड है उस प्रकार से सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो डिमांड जो होता है वो छोटे स्तर पे हो जाएगा, जिसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय नहीं होगा क्योंकि यहाँ सार्वजनिक व्यय की बारे में बात हो रही है, यानी पूरा का पूरा जो ओवरऑल खर्चा है वो यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ मांग का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है। ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी के द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके आप भी जरूर बताइएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका केंद्रीय सांख्यिकी यहाँ पे संगठन हो जाएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे संगठन यहाँ लिखा गया है ये संगठन यहाँ रहेगा। तो जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे थर्ड की। तीसरा है कि केंद्रीय बैंक नीति कहलाती है। जो केंद्रीय की बैंक की नीति है वो क्या कहलाती है। राजकोषीय नीति कहलाती है या फिर मौद्रिक नीति कहलाती है या फिर विदेशी विनिमय नीति कहलाती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सेंटेंस में केंद्रीय बैंक की नीति। तो जो है केंद्रीय बैंक की नीति का मतलब ये होगा कि जो केंद्र का पूरा बैंक का पूरा सिस्टम है वो है ना। तो यहाँ पे जो मौद्रिक नीति है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं चौथे पर। चौथा है मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर में संबंध बताइए। जो मुद्रा की मांग होती है और ब्याज की दर में क्या संबंध होता है उसे आपको बताना है। तो देखिए इसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है या विपरीत संबंध होता है या अप्रत्यक्ष या फिर स्थिर होता है। यहाँ पे मुद्रा की मांग और ब्याज की दर दोनों अपने आप में अलग अलग हैं, क्योंकि ब्याज की दर क्या होगी वो डिपेंड करता है कि जो है किस उस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रहा है महंगाई वगैरह की, उस टाइम पे ब्याज दर कितना लगेगा वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पर। और मुद्रा की मांग का मतलब ये होता है कि कितनी मार्केट में पैसे की मांग हो रही है और वो जो मांग हो रही है उसी के अनुसार जो है सप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पे ब्याज दर और मुद्रा की मांग में दोनों में विपरीत संबंध है। इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर है, यानी विपरीत संबंध है। तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करें तो यहाँ पे चौथा है पांचवा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में एमपीएस के नाम एमपीसी के नाम से जानते हैं तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस के जो है योग क्या होगा ये यहाँ पे आपको बताना है। तो इसके लिए जो है आपको पूरा हल करना पड़ता है। इसमें राइट आंसर आपका 0 होगा। इसको मैं लॉन्ग वीडियो में बताऊं कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर सी होगा।
आगे बात करते हैं, छठवां नंबर क्वेश्चन है, गुणक का मूल्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होता है। तो गुणक का मूल्य होता है वो किस पर निर्भर होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन में से कोई आपको एक ऑप्शन सही करना है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, उपभोक्ता की आय, स्वायत्त विनियोग, ब्याज की दर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि क्या होती है। तो भारत सरकार की जो बजट की अवधि होती है वो आपका 1 अप्रैल से शुरुआत होती है और 1 अप्रैल से जो है चलता है पूरा 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है सरकार का जो वार्षिक बजट होता है वो चलता है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है, मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है। मंदी का मतलब जो घाटा हो रहा होता है तो उस टाइम पे कैसा बजट होता है। तो भाई घाटा है तो घाटे का बजट होगा, सिंपल सी बात है ना। मंदी का मतलब घाटा होता है तो वहाँ पे जो बजट पेश किया जाएगा बजट होगा वो घाटे का बजट होगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने यहाँ पे है, विदेशी व्यापार में घाटा होता है तो फिर क्या होता है। आइए जानते हैं कि विदेशी व्यापार में जब घाटा होगा तो जब जब क्या होगा, आयात घटते हैं, निर्यात घटते हैं, आयात निर्यात से कम होता है या निर्यात आयात से कम होता है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए घाटा कब होगा, घाटा तब होगा जब निर्यात आयात से कम होगा। निर्यात आयात से कम मतलब ये है कि बेचा जो है जो बेच रहे हैं सामान, मतलब ये सामान जो हम बेच रहे हैं विदेश को वो कम बेच रहे हैं और आयात ज़्यादा कर रहे हैं, यानी मंगा रहे हैं ज़्यादा और बेच रहे हैं कम। ठीक है, बेच रहे हैं कम, मंगा रहे हैं ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या होगा, घाटा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला सही हो जाएगा। निर्यात आयात से जब कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये घाटे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है। अगर अदृश्य निर्यात की बात करें तो अदृश्य का मतलब जो दिखाई ना दे, जो छुपा हो। ठीक है, ऐसा निर्यात, निर्यात का मतलब बेचना होता है, किसी दूसरे देश में जो है बेचना होता है उसे निर्यात कहते हैं। तो ऐसा निर्यात जो दिखाई ना दे, ऐसा कौन सा निर्यात है। तो देखिए निषिद्ध वस्तुओं का निर्यात करना, निषिद्ध वस्तुओं का निर्यात करना मतलब कि जो रोक लगा दिए गए हैं उन वस्तुओं को अगर निर्यात किया जाए, तो रोकी हुई वस्तुओं को अगर निर्यात किया जाए वो भी तो दिखाई देगा। ठीक है, अदृश्य तो होगा नहीं। वस्तु का निर्यात करना ये भी दिखाई देगा, पूंजी का निर्यात करना ये भी दिखाई देगा, लेकिन सेवा का अगर निर्यात किया जाए, ठीक है, सेवा का अगर निर्यात किया जाए तो सर्विस प्रोवाइड करा जाए तो वो दिखाई नहीं देता है। इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसका उत्तर आपको सही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जिसका उत्तर आप लिखेंगे तो आपको 4 नंबर यहाँ पे मिलेगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाने वाला सवाल। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। मैंने अभी छोटा सा आपको एक जो है इसका सिंपल अर्थ बताया था। व्यष्टि का मतलब आप समझ लीजिए कि छोटा, ठीक है, और समष्टि का मतलब यहाँ पे जो है छोटा और समष्टि का मतलब हो जाएगा आपका बड़ा। ठीक है, आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे मैंने इसका उत्तर आसान सरल शब्दों में लिखा है, एक एक करके आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग जैसे छोटे छोटे आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, जब हम किसी व्यक्ति की आय के बारे में जानें या व्यक्ति के जो है उसके जो कमाई है, जो मांग है, जो भी प्रक्रिया होती है एक व्यक्ति के द्वारा, तो उसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। पहला पॉइंट, इसमें एक फर्म की बात हो रही है। एक फर्म का मतलब एक छोटी कोई जैसे दुकान होता है ना, उस टाइप का एक उद्योग, छोटा सा कोई उद्योग हो, उसमें हम अगर कोई जो है लेखा जोखा तैयार करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इन्हीं छोटी छोटी जो इकाइयां हैं, जब इनका अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, इसमें कीमत निर्धारण, उपभोक्ता का व्यवहार, एक वस्तु की मांग, आपूर्ति जैसे विषय आते रहते हैं। यानी
कीमत निर्धारण, जैसे बाजार है तो बाजार में कीमत निर्धारण कैसे होगा, इस प्रकार से होगा, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, उसका जो है कैसा नज़रिया है, ये सब जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। एक वस्तु की मांग की जा रही है, उसकी आपूर्ति की जा रही है, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो सिंपल आसान शब्दों में आप इसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि का मतलब बड़ा, तो यहाँ पे पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी किसी एक जगह की नहीं होती है, कोई छोटा स्तर नहीं होता है, बल्कि पूरी भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि भैया मार्केट में पैसा कमी हो जाती है, ठीक है, पैसा कमी हो जाती है और तरह से जो है महंगाई बढ़ जाती है। आर्थिक विकास हो गया, यहाँ पे कुल मांग कुल आपूर्ति हो गया, जैसे बड़े विषय इसमें शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे इकाई का अध्ययन, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र एक तरह से देखा जाए बड़े अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आ गया है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल आसान शब्दों में इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि जब किसी व्यक्ति की आय में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो उसे बढ़ी हुई आय जितना भाग वह खर्च करता है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति की जो आय है, थोड़ी सी जो आय वृद्धि हुई है, मान लीजिए किसी की आय 100 रुपये थी और 10 रुपया बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। जो बढ़ गई, वृद्धि हो चुकी है, आगे देखिए, उस बढ़ी हुई आय का जितना भाग वह खर्च करता है, जो 10 रुपये ये बढ़ा है, वो जितना भाग वह खर्च, आगे देखिए, खर्च करता है, उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मैंने आपको कहा कि उसकी मान लीजिए वेतन 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपया उसको मिलता है, 10 रुपया उसका बढ़ गया है, तो जो बढ़ी हुई आय है वो जितना खर्चा करता है, 10 रुपया में से जितना खर्चा कर दे, 10 रुपया कर दे या फिर जो है 9 रुपया करे, 8 रुपया करे, जितना करेगा वही आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। वही बात ऊपर यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है, आसानी से इसे समझ सकते हैं आप। यहाँ पे देख पाएंगे सिंपल भाषा में लिखा गया है, यदि आय जो है 100 रुपये बढ़े हैं, ठीक है, और व्यक्ति 80 रुपये खर्च करे, ठीक है, 100 रुपये बढ़ गया, 80 रुपये खर्च करे हैं, तो उसका जो है 0.8% उसके पास बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बढ़ी हुई आय का 80% वो क्या कर दिया, खर्च कर गया, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानी जाती है। एक एग्जाम्पल यहाँ भी मैंने लिख दिया है ताकि आप इसे समझ पाएं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं में विभेद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जाती हैं या की जा सकती हैं उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़े तो लोग दूसरी वस्तु का खरीदने लगते हैं, जैसे चाय है, चाय महंगा हो जाए तो लोग कॉफ़ी पीने लगते हैं। केक है यानी कोक है, कोको कोला है, मान लीजिए कोको कोला है, आज के दाम बढ़ जाए तो लोग पेप्सी पीने लगेंगे, ठीक है। घी की जगह पे लोग तेल इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इस प्रकार से स्थानापन्न वस्तु का मतलब ये होता है कि एक वस्तु के स्थान पर कोई दूसरी वस्तु जब उपयोग की जाने लगे उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, आइए जानते हैं पूरक वस्तुएं के बारे में। देखिए पूरक वस्तुएं वे होती हैं, यहाँ पे लिखा है, वे वस्तुएं जो एक साथ उपयोग की जाती हैं, वो वस्तु की मांग बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका एक साथ उपयोग किया जाता है। अब चाहे जो है वस्तु की मांग जैसे भी हो, क्योंकि वस्तु की मांग बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मांग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे कार है तो कार में पेट्रोल पड़ता है, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कार का दाम भी बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर इंक है, ये पेन है, पेन में इंक रहता है, अगर इंक का दाम बढ़ेगा तो पेन का दाम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मोबाइल है, अगर डेटा पैक बढ़ जाएगा तो मोबाइल भी बढ़ जाएगा, ठीक है, या मोबाइल बढ़ेगा तो डेटा पैक भी बढ़ जाएगा, दोनों में से कोई भी बढ़े तो दोनों बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके एक उत्पादक अल्पकाल में मांग के अनुसार पूर्ति कैसे बढ़ा सकता है।
क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि उत्पादन के जो साधन हैं, ठीक है, उत्पादन के जो साधन हैं उन साधनों का प्रयोग कर लिया जाए, ठीक है, और प्रयोग करके जो उत्पादक है, ठीक है, जो उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है वही उत्पादक कहलाता है। और उत्पादक अल्पकाल में मांग के अनुसार जो पूर्ति है उसे कैसे बढ़ा सकता है, ये इस पे बताया गया है, ठीक है। अब इसका उत्तर आइए देखते हैं सिंपल सरल शब्दों में। अल्पकाल में कुछ कारक जैसे कि मशीन है, भवन है, ठीक है, स्थिर रहते हैं, इसीलिए इन्हें तुरंत जो है बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन उत्पादक प्रवृत्ति कारकों को बढ़ा करके उत्पादन बढ़ा सकता है। प्रवृत्ति कारकों का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे बदला जा सकता है। जैसे मजदूर हैं, ठीक है, मजदूर हैं, अगर मजदूर काम सही से नहीं कर पा रहे तो मजदूर को बदल सकते हैं। आगे यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। तो उत्पादन निम्न तरीकों से पूर्ति बढ़ा सकता है। जो उत्पादक है वो निम्न तरीकों से पूर्ति को बढ़ा सकता है। जैसे अधिक श्रमिक नियुक्त कर सकता है, सिंपल सी बात है, तो पूर्ति बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। मशीनों का अधिक समय तक उपयोग कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिक कच्चा माल खरीद सकता है और ओवर टाइम काम करवा सकता है, जिससे वो पूर्ति को बढ़ा सकता है। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है, और अगर आप समझ के इस तरह से लिखेंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लास्ट में लिखा गया है कि इन तरीकों से अल्पकाल में उत्पादन और बाजार में पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर इसमें 15 है कि आपूर्ति सारणी में जो कीमत होता है और जो मात्रा होती है उसे किस अक्ष पर दर्शाते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से समझ सकते हैं कि कीमत और मात्रा किस अक्ष पर दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ जब बनाते हैं तो ग्राफ बनाते समय कीमत जो होता है ये ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दर्शाते हैं और जो मात्रा होती है ये क्षैतिज अक्ष पर दर्शाते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, इस प्रकार से आप ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आपका ये y अक्ष है, ठीक है, ये लंबवत है, इसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है। और जो x अक्ष पर है इसे बोलते हैं क्षैतिज, इसे क्षैतिज बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कीमत, यहाँ पे कीमत लिखेंगे और यहाँ पे आप मात्रा लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप मात्रा लिखेंगे। और फिर इसके बाद जैसा डायग्राम होगा आप उस प्रकार से जो है आप उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आप जैसा डायग्राम होगा उस प्रकार से जो है उसकी यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो कीमत जो है y अक्ष पर होता है, मात्रा x अक्ष पर तो अक्ष पर होता है। इस प्रकार से बना देंगे, थोड़ा सा लिख देंगे, पूरा बढ़िया नंबर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार में कीमत निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। बाजार में जो कीमत निर्धारण होता है वो आखिर किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे उत्तर इसका देखते हैं किस प्रकार से कीमत निर्धारण होता है। लिखेंगे बाजार में कीमत की मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के आधार पर तय होती है। जैसे जब किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति बराबर होती है तो उसे संतुलन बिंदु कहा जाता है। यानी अगर इसे ग्राफ के माध्यम से समझा जाए तो जो मांग है और जो पूर्ति है जब ये बराबर हो जाए, संतुलन बिंदु पर हो जाए, तो इसे कहते हैं असंतुलन बिंदु, ठीक है। ये क्या है, ये संतुलन बिंदु है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा संतुलन बिंदु हो जाएगा। यानी आपका जो पॉइंट है ये मांग और पूर्ति क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये डिमांड और पूर्ति क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से पहला लाइन हो गया। आगे यहाँ पे देखिए, इस बिंदु पर जो कीमत बनती है उसे संतुलित कीमत कहा जाता है। सिंपल है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है यदि मांग बढ़ती है तो कीमत भी क्या होती है, बढ़ जाती है, और यदि आपूर्ति अधिक होती है तो कीमत क्या होती है, घट जाती है। इस तरह बाजार कीमत निर्धारण होता है। अगर इसे डायग्राम से समझे तो बस आप इतना समझ लीजिए, सिंपल भाषा में इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मान लीजिए इस प्रकार से यहाँ बढ़ी, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर यहाँ बढ़ गई, इस प्रकार से। तो जैसे मांग बढ़ती है तो कीमत क्या होती, बढ़ जाती है, और अगर आपूर्ति अधिक हो जाती है तो कीमत क्या होती है, घट जाती है। इस प्रकार से ये डायग्राम बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न की, जिसका उत्तर लिखने के लिए आपको 6 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, जैसे कि पूर्व प्रतियोगिता का वर्णन कीजिए, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है। यहाँ पे एक सवाल है जैसे कि y = c +
प्लस आई को स्पष्ट कीजिए। एक विकासशील देश के विकास में राजकोषीय नीति की भूमिका क्या है? 6 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन इसका उत्तर हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में, ताकि जो है आप इसे कवर कर लें और बोर भी ना हो और आसानी से तैयार कर पाएं। मुलाकात करते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।